जय हिंद। स्वागत है स्टार्ट टू सक्सेस पर। आज संविधान की अनुसूचियों से संबंधित ये दूसरी वीडियो है। यदि पहली वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। और आज वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के बारे में दिया हुआ है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सातवीं अनुसूची। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, इन सभी में कुछ विषय दिए रहते हैं। संघ सूची में वो विषय दिए रहते हैं जिन पे संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में वो विषय होते हैं जिन पे राज्य सरकारें कानून बनाती है। समवर्ती सूची में वो विषय होते हैं जिनमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। हमारा देश एक फेडरल सिस्टम वाला देश है। फेडरल सिस्टम अर्थात संघीय व्यवस्था वाला। संघीय व्यवस्था जहाँ पे होता है उसमें दो सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार। तो कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को अलग विषय तथा राज्य सरकारों को अलग विषय देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर यह स्पष्ट रूप से संविधान में न लिखा हो कि किस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी तथा किस विषय पर राज्य सरकारें कानून बनाएंगी तो विवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसीलिए यह स्पष्ट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि किस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाए तथा किस पे राज्य सरकारें बनाएं। और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। बहुत ही वो महत्वपूर्ण विषय होते हैं दोनों सरकारों के लिए। नीचे नोट में सभी महत्वपूर्ण बातों को मैंने लिखा हुआ है, चलिए इसको देखते हैं। संघ तथा राज्यों के बीच इन सूचियों के माध्यम से स्पष्ट रूप से शक्तियों का वितरण किया गया है, ताकि किसी भी कानून को बनाते समय यह स्पष्ट हो सके कि किस विषय पर राज्य को कानून बनाना है तथा किस विषय पर संघ को कानून बनाना है। संघ सूची के विषय पर संघ अर्थात केंद्र सरकार कानून बनाएगी तथा राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकारें कानून बनाएंगी। एवं समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि समवर्ती सूची के किसी एक विषय पर केंद्र सरकार तथा राज्य दोनों एक साथ कानून बना देते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्रभावी होगा। अर्थात केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून लागू किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून लागू नहीं किया जाएगा। यदि कोई ऐसा विषय हो जो तीनों सूचियों में वर्णित नहीं हो तो उस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अर्थात तीनों सूचियों में दिए गए सभी विषयों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य विषय पर कानून बनाने की स्थिति आती है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि तीनों विषयों के अलावा किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभ में कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार के पास कितने विषय थे? 97, 96, 95, 50। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 97। अगला प्रश्न, वर्तमान में कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार के पास कितने विषय हैं? 100, 110, 99, 200। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 100 विषय। पहले 97 विषय थे केंद्र सरकार के पास, अभी 100 विषय हो गए हैं, अर्थात 3 विषय और अधिक हो गए हैं। अगला प्रश्न, प्रारंभ में राज्यों के पास कानून बनाने के लिए कितने विषय प्राप्त थे? 70, 71, 55, 66। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 66। अगला प्रश्न, वर्तमान में राज्यों के पास कानून बनाने के लिए कितने विषय प्राप्त हैं? 56, 57, 59, 60। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 60। वर्तमान में अभी राज्यों के पास 60 विषय हैं जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। अगला प्रश्न, प्रारंभ में समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47, 42, 39, 82। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 47, 47। अगला प्रश्न, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 80, 52, 40, 20।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 52। अगला प्रश्न, किस अनुसूची के तहत भारतीय भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के तहत भारतीय भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न, प्रारंभ में कितने भारतीय भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था? 14, 15, 16, 20। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 14। प्रारंभ में 14 भारतीय भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त था। अगला प्रश्न, वर्तमान में कितनी भारतीय भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? 20, 21, 22, 24। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 22। अभी वर्तमान में 22 भारतीय भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है? मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, अंग्रेजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। अंग्रेजी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि अंग्रेजी हर जगह चलती है लेकिन संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न, 21वां संविधान संशोधन 1967 में निम्न में से किस भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया? सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिंधी। अगला प्रश्न, 71वां संविधान संशोधन 1992 में निम्न में से किस भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया। अगला प्रश्न, 92वां संविधान संशोधन 2003 में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 4, 5, 2, 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4। नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली इन 4 भाषाओं को 2003 में संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न, भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 9वीं अनुसूची। नोट करके यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। नोट, प्रारंभ में 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों का न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता था, लेकिन 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों का भी न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस में न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि 24 अप्रैल 1973 से पहले 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, परंतु 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी कानून 9वीं अनुसूची में रखे जाएंगे उनका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा क्या है? जब विधायिका द्वारा किसी कानून को बनाया जाता है तो इस आधार पर न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। ये किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है या सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं ऐसा प्रतीत हो कि ये कानून संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है या असंवैधानिक है, तो उस आधार पर न्यायिक समीक्षा किया जाता है। और यदि ऐसा पाया गया कि ये असंवैधानिक कानून है तो इस आधार पर उस कानून को आंशिक रूप से या तो पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है? 3री अनुसूची, 4थी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची कौन सी है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी
11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखा हुआ है, नोट करके। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, पंचायतों को नियम तथा कानून बनाने हेतु कितने विषय प्राप्त हैं? 29, 30, 31, 32। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 29 विषय है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार को कुछ विषय हैं जिस पे वो कानून बनाती है, राज्य सरकार को कुछ विषय प्राप्त हैं जिस पे वो कानून बनाती है, उसी प्रकार से पंचायतों को तथा नगर पालिकाओं को भी विषय प्राप्त है जिस पे वो कानून तथा नियम बनाते हैं। अगला प्रश्न, नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 12वीं अनुसूची। कुछ महत्वपूर्ण बात, 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, नगर पालिकाओं को नियम तथा कानून बनाने हेतु कितने विषय प्राप्त हैं? 18, 19, 20, 21। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 18 विषय प्राप्त हैं नगर पालिकाओं को कानून तथा नियम बनाने हेतु। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।